इतिहास के पन्नों में कई शासक आए और गए, लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उसने अपनी महत्वाकांक्षा और रणनीतिक सोच से एक साधारण राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर और खूंखार शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की। तो चलिए एक साम्राज्य के असली निर्माता की इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 6 अहम पहलुओं से गुजरेंगे: सत्ता और शुरुआती संघर्ष, राजत्व और अधूरा सपन, आंतरिक विद्रोहों का दमन, मंगोल आक्रमण, उत्तर भारत विजय और अंत में दक्षिण भारत का वो ऐतिहासिक अभियान। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सत्ता और संघर्ष और वो शुरुआती चुनौतियां। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को अगर गहराई से समझना है तो हमें साम्राज्यवाद का चश्मा पहनना होगा। उसका अंतिम और इकलौता लक्ष्य था हर हाल में साम्राज्य का विस्तार। उसके द्वारा लिए गए हर कड़े और खौफनाक फैसले के पीछे बस यही एक मूल भावना काम कर रही थी। इनका असली नाम अली गुरशास्प था। रिश्ते में ये दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद दोनों थे और दरबार में अमीर-ए-तुजुक जैसे अहम पद पर बैठे थे। लेकिन सत्ता की भूख वो इतनी तीव्र थी कि 1296 में उसने अपने ही चाचा की धोखे से हत्या कर दी। पहले कड़ा में और फिर दिल्ली के लाल महल में राज्याभिषेक हुआ। सच कहें तो ये एक बेहद खूनी और हिंसक शुरुआत थी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, राजवत्व और अलाउद्दीन के वो अधूरे सपने। सुल्तान की कुर्सी पर बैठते ही अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगीं। उसने बाकायदा खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया। सोचिए, उसका सपना पूरी दुनिया को जीतने का था, और तो और वो एक बिल्कुल ही नया धर्म शुरू करना चाहता था। हालांकि उसके एक बेहद वफादार और समझदार सलाहकार अलाउल मुल्क ने उसे समझाया और इन असंभव सपनों से बाहर निकाला, जिसके बाद उसका पूरा फोकस सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने पर आ गया। अगर हम खिलजी के शासनकाल की तुलना उसके पहले के सुल्तानों से करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहां पूर्व सुल्तान बलबन का सारा फोकस सुल्तान के पद की गरिमा और सम्मान को वापस लाने पर था, वहीं अलाउद्दीन का लक्ष्य एकदम क्लियर था: शुद्ध साम्राज्यवाद और आक्रामक विस्तार। उसे अपनी गरिमा से ज्यादा अपने साम्राज्य की सीमाओं की परवाह थी। तीसरा अहम हिस्सा है आंतरिक विद्रोहों का कठोर दमन और सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण। दरबार में होने वाले विद्रोहों को जड़ से कुचलने के लिए सुल्तान ने बिना वक्त गंवाए 4 बेहद सख्त कदम उठाए। पहला, सारी अनुदान की जमीनें वापस छीनकर उन्हें सरकारी खालसा भूमि में बदल दिया। दूसरा, दरबार के अमीरों की आपसी शादियों के लिए सुल्तान की लिखित परमिशन जरूरी कर दी। तीसरा, शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया। और चौथा, एक ऐसा खौफनाक जासूसी नेटवर्क बिछाया कि लोग अपने ही घरों में बात करने से कांपने लगे। इस दमन चक्र ने साजिशों का नामो निशान मिटा दिया। धर्म से ऊपर राज्य। अलाउद्दीन ने धर्म और राजनीति को अलग रखने का एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया था। उस दौर में ये कोई आम बात नहीं थी। उसने नियुक्तियां नस्ल या धार्मिक कानूनों के बजाय सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर की। उसका फलसफा सीधा था: जो राज्य के फायदे के लिए सही है वही असली कानून है। हमारा चौथा भाग है मंगोल आक्रमण और साम्राज्य की रक्षा। 6, जी हाँ, पूरे 6 बार। दिल्ली सल्तनत पर खतरे सिर्फ अंदर से ही नहीं थे। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने 6 बार भीषण हमले किए और हर एक बार खिलजी की सेना ने इस बाहरी खतरे को बुरी तरह कुचला और मंगोलों को बेहद हिंसक तरीके से खदेड़ कर रख दिया। मंगोलों पर खिलजी की सेना का खौफ इस कदर हावी था कि एक सेनापति जफर खां का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है कि जब मंगोलों के घोड़े नदी से पानी नहीं पीते थे तो वो अपने घोड़ों से पूछते थे, क्या बात है, पानी क्यों नहीं पी रहा है? क्या तूने जफर को देख लिया है? ये था जफर खां का खौफ। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, उत्तर भारत पर विजय। अलाउद्दीन की रणनीतिक और भौगोलिक समझ कमाल की थी। उत्तर भारत के लिए उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण या डायरेक्ट कंट्रोल की रणनीति अपनाई, मतलब जीते गए राज्यों को सीधे साम्राज्य में मिला लेना। लेकिन दक्षिण भारत के लिए उसका नजरिया अलग था। वहां उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण चुना। वहां राज करने के बजाय उसका मकसद वहां से अपार धन लूटना था। और फिर शुरू हुई उत्तर भारत में विजय की एक कभी न रुकने वाली लहर।
1299 में गुजरात अभियान में राजा कर्णदेव को हराया, फिर 1301 में रणथंबोर के हमीरदेव, 1303 में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और इसके बाद मालवा और जालौर। एक के बाद एक शक्तिशाली राज्यों को सीधे तौर पर सल्तनत में निगलने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 1000 दीनार। गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर नाम के एक शख्स को ठीक 1000 दीनार में खरीदा था, जिस वजह से उसे 1000 दीनारी भी कहा गया। ये वही इंसान था जो आगे चलकर अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद वजीर और दक्षिण भारत के तमाम अभियानों का मुख्य मास्टरमाइंड बना। अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, दक्षिण भारत का ऐतिहासिक अभियान। कई इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त भी कहा है। प्राचीन काल के उस महान शासक की तरह ही उसने दक्षिण के राजाओं को युद्ध में हराया जरूर, लेकिन उनके राज्यों ने वापस लौटा दिए। शर्त बस इतनी थी कि बदले में उन्हें भारी और लगातार टैक्स देना होगा। इस शानदार अप्रत्यक्ष नियंत्रण से उसकी विशाल सेना को पैसा भी मिलता रहा और प्रशासन पर कोई फालतू बोझ भी नहीं पड़ा। मलिक काफूर ने मुख्य रूप से इन दक्षिण भारतीय राज्यों को अपना निशाना बनाया। वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव, देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव, द्वार समुद्र और मदुरै। इन हमलों ने इन राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वहां से इतनी अकल्पनीय दौलत निकाली गई कि उसने दिल्ली सल्तनत की पूरी अर्थव्यवस्था को एक झटके में बेहिसाब मजबूती दे दी। इस दक्षिण अभियान से जुड़ा एक और बेहद रोमांचक तथ्य है। काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव के खिलाफ वारंगल अभियान के दौरान ही वो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर के हाथ लगा था, और फिर वहां से सफर तय करके वो अलाउद्दीन खिलजी के शाही खजाने की शान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही दरबार में और उत्तर भारत में एक पूर्ण और कठोर सत्ता कायम की, लेकिन दक्षिण भारत में उसने एक लचीला रास्ता चुना। तो ये सोचने वाली बात है, क्या एक सच्चा और विशाल साम्राज्य बनाने के लिए हर एक चीज पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी है, या फिर ये जानने की समझदारी कि कब चीजों को अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ देना चाहिए? इसी दिलचस्प सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।